गुड इवनिंग, है ना। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे काम करने जा रहे हैं और चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में कंसेप्ट आपका वही सब सारा है जो आप सीखे हैं। लास्ट ईयर हम लोग लास्ट क्लास हम लोग कई क्वेश्चंस देखे तो थोड़ा दिक्कत दे रहा था सोचने को, ठीक है। वो इसलिए दे रहा था कि वो कंसेप्ट को हम लोग नहीं कर पाए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर में एनसीईआरटी, तो उसी के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए। एक वर्ड है। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, मिसलेनियस में पड़ा हुआ है। मतलब ये वर्ड नहीं है, वहां पे वर्ड कोई और है, लेकिन ये क्वेश्चन वहां पे है। ये क्वेश्चन क्या है कि इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड regulations be arranged at random, find the probability that there will be exactly 4 letters between the R and the E. Between the R and the E. If the letters of the word regulations be arranged at random. If the letters of the word regulations be arranged at random. अगर इस वर्ड को हम अगर अरेंज करें रैंडमली तो कितना वर्ड बन सकता है वो पहले सोचते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल 11, दिस इज द नंबर ऑफ सैंपल। कोई भी वर्ड रिपीट नहीं है तो नंबर ऑफ सैंपल फैक्टोरियल 11। यहां तक क्लियर है? पहले सैंपल बनाए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन डाला गया है। कंडीशन ये है कि R और E के बीच में इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेगुलेशन बी अरेंज्ड एट रैंडम, एक भी रिपीट नहीं है ना। Find the probability that there will be exactly 4 letters between the R and the E. देखिए R और E के बीच में ध्यान दीजिएगा 4 लेटर आपको डालना है और टोटल कितना 11 है। तो अभी तक कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 हुआ, 7 8 9 10 11 हुआ। क्लियर है? यहां तक होता है कि R और E के बीच में हमेशा 4 लेटर होना चाहिए। देखिए find the probability that there will be exactly 4 letters between the R and the E. क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो 4 लेटर आपका जो R और E के बीच में हो। ठीक है, आप एक काम करो, इसको मिला के ना एक लेटर बना लो, एक, इसको एक काउंट करो। अब बोलोगे वो क्यों? ये तो कहीं पे नहीं बोला कि स्टार्ट विथ आर, क्वेश्चन में कहीं पे नहीं बोला है। ये ऐसे भी हो सकता था कि हो सकता कि ये 3 जो हो, बेटर है कि हम यहाँ पे लिख दें, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, तो थोड़ा कंसेप्ट और आपका खुलेगा। ऐसा भी हो सकता था। हो सकता है ये एकदम शुरू में होता है जैसे हम पहले दिखाएं आपको,
ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए आर और ई में टोटल आपके पास देखिए अब कितना बचता है, 1 2 3 4 5 6 7 9। ध्यान दो बाबू, तो इस 4 जगह में से, इस 9 में से कोई भी रह सकता है, कोई भी रह सकता था। तो मतलब अच्छा, इस 4 जगह को भरने के लिए इस 9 में से किसी भी हम 4 को चुन सकते हैं। अच्छा, हम किसी को भी अगर चुनते हैं तो अरेंज भी तो कर सकते हैं। जैसे मान लो हम जी यू एल, सपोज हम जी यू एल और ए चुने, तो जरूरी नहीं ना कि एल को हम यहां रख दें और यू को हम यहां रख दें, जरूरी तो नहीं है। क्लियर? तो यानी कि जो भी आप चुनते हो उसको फैक्टर 4 में से अरेंज करोगे। अच्छा, जब ये जगह भर जाएगा, मतलब सबसे पहले हम किस चीज को वेटेज दे रहे हैं, मतलब वो समझो। आर और ई को आप एक मान लो, आर और ई को आप एक मान लो, इसके बीच में आप 4 लीटर को रख दो, रख दिए, तो 9C4, 9 में से किसी भी 4 को आप चुन सकते थे, और उन जो चुने हुए जो लेटर्स हैं उनको आप अरेंज भी कर सकते हो, उससे बनिया वर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब जो बचा हुआ जगह है, वर्ड भी तो उतना ही बचा होगा, जो बचा हुआ जगह है, जैसे मान लीजिए पहले आप यहाँ पे 4 रख दी, उसके जो बच गया वो यहां आएगा, तो यानी कि जो बचा हुआ है, ये जो 5, ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसको फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो। नहीं लिख सकते हो पक्का? अरे फैक्टोरियल 6 क्यों लिखा है? फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 क्यों लिखे मालूम है? इसका भी तो पोजीशन देखो, जरूरी है कि आर और ई यहां पे रहे। 1 2, इसको एक काउंट किए, 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6, मतलब जो वर्ड आप यहां रखोगे, 1 2 3 4 5 वर्ड हो गया, और एक इसको आप काउंट करो 6, तो फैक्टोरियल 6 में से अरेंज होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको नहीं समझ में आता ऐसे भी कर सकते, फैक्टोरियल 5 होता। अच्छा, ये थोड़ा बोला कि आर से शुरू और ई पे खत्म हो, आर और ई के बीच में बोला है, तो ई और आर के बीच में भी तो हो सकता है, देयर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द आर एंड ई एंड आर भी होगा तब भी तो वही बात होगा, यानी कि फैक्टोरियल 2, ये लोग भी जगह बदल सकता है। लेकिन ये आंसर किसका हुआ मालूम है? ये आंसर हुआ जब आर और ई यहीं पर हो। आर और ई का अगर हम जगह बदल दें, मान लो आगे में रख दें, बाकी सब लेटर को बाद में रख दें, तो फिर आपको ऐसा अगर काउंट करोगे तो आपको 6 जगह हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे फैक्टोरियल 5 ना लिखे, फैक्टोरियल 6 लिखे। क्लियर है? और दिस इज अ नंबर ऑफ इवेंट। सबसे पहले क्या किए, आर और ई ले लिए, यहाँ पे 4 जगह था, 9 मेरे पास था, 9 में से हम क्या करते हैं, किसी भी 4 को यहाँ रख सकते थे, जिसको भी हम चुने हैं उसको हम अरेंज भी कर सकते थे, तो 9C4 इंटू फैक्टोरियल 4 यहाँ से आ गया। अब ये दोनों आपस में जगह बदल सकता था, तो इंटू फैक्टर 2 हो गया। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आर और ई यहीं पर हो, तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर 6 में से अरेंज हो जाएगा, जो भी नंबर्स आए वो आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, 9C4 इंटू फैक्टर 4 इंटू फैक्टर 6 बाई फैक्टर 2 बाई फैक्टर 11, दिस इज आंसर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, समझ में आया? ठीक, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा दिक्कत देगा, हल्का फुल्का सोचने के लिए।
एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, है ना, मिटाते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन है कि if three vertices vertices of a regular hexagon are joined randomly, find probability of getting equilateral triangle. क्वेश्चन को आप देखिए, तो इस बार कहानी क्या है? इस बार कहानी है कि थ्री वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, है ना, एक रेगुलर है, 2 3 4 5 और 6, ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर से मतलब ये साइड जो होता है वो बराबर होता है ना। तो चलिए नेमिंग कर देते कुछ, सपोज करिए नाम दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। If three vertices of a regular hexagon are joined randomly, कोई भी इसमें तीन वर्टिसेस को आप जोड़ दीजिए रैंडमली, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहले ये सोचिए कि ट्रायंगल कैसे बनेगा। ट्रायंगल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? तीन आपको वर्टिसेस चाहिए। आपके पास कितना वर्टिसेस है? 6। इस 6 में से किसी भी आप तीन को अगर आप चुनोगे, किसी भी तीन को अगर चुनोगे तो काम बन जाएगा। किसी भी तीन को अगर आप चुनते हो तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि इक्विलैटरल होना चाहिए। अच्छा नोटिस करो, अगर हम 1 2 3 जोड़ते हैं तो क्या इक्विलैटरल बनेगा? इक्विलैटरल का मतलब तीनों साइड बराबर। तो 1 2 और 3 लेते हैं तो क्या आपको लग रहा है बनेगा? नहीं ना, नहीं ना बनेगा। तो ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम 1 ले लें, 3 ले लें और 5 ले लें तो बनेगा, बन जाएगा। 1 3 5 मतलब ये एकदम एग्जैक्टली अगर एकदम बराबर बराबर दिखेगा ना साइड तो ये एकदम दिखेगा, आपको बन जाएगा। यानी ऐसे दो ही ट्रायंगल फॉर्म पॉसिबल है, एक 1 3 5 का बनेगा, एक 2 4 और 6 का बनेगा, बाकी और पॉसिबल नहीं बनना। तो ये जो तीन तीन का आप ग्रुप बना रहे हो ना, तो बस यही आपका दो ग्रुप का पॉसिबिलिटीज है, यानी 2/6c3 इज द राइट आंसर, बाकी नहीं बनेगा। If three vertices of a regular hexagon are joined randomly, find probability of getting equilateral triangle. लगातार में तो पॉसिबल है, बनना नहीं। 1 2 4 तो ऐसे नहीं लगेगा, 1 2 और ये 4 देखो दम नहीं लगेगा। 1 3 4 बिल्कुल नहीं लगेगा। मतलब आपका जो ट्रायंगल बनना चाहिए ना, वो मतलब सिंपल सा अंदर में बनना चाहिए, सीधा सीधा बात है। मतलब इसको लेके बनाइएगा ना तो इक्विलैटरल नहीं बनेगा, अंदर में रख के बनेगा। तो अंदर में बस दो ही बनना है, एक ये बनेगा और एक ये 2 4 6 वाला बनेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखा जाए कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी के कारण हम लोग नहीं फंसेंगे। बार बार रिपीट करते हैं, वो रीजन कुछ और होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिएगा।
the letters, ये आसान क्वेश्चन है, the letters of the word, वर्ड है आपके पास ASSIN are written down at random in a row, at random in a row. The probability that no two S occur together. ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ो आप पहले. क्वेश्चन क्या था, लेटेस्ट ऑफ द वर्ड असासिन है ना, ASS, ध्यान दीजिएगा, ASSIN. The letters of the word assassin are written down at random in a row. The probability that no two S occur together. देखिए यहाँ पे एक चीज बोला, no two बोल रहा है, no two S occur together, no two बोला है. तो एक काम करो ना, पहले बिना S वाले को ये करो, S काफी है भी, 4 है. तो आप क्या करो कि A ले लो, ब्लैंक कर लो, A ले लो, I ले लो, फिर ब्लैंक कर लो, फिर L ले लो. ऐसे कर लो. नो टू का कंसेप्ट क्या होता है? नो टू का कंसेप्ट होता है कि भाई पहले आप जो बाकी है उनको बिठा लो. देखो ये परमुटेशन का कंसेप्ट है, और इस ब्लैंक प्लेस पे अगर हम रखते हैं, इस ब्लैंक प्लेस पे, तो हमारा काम बन जाएगा. अच्छा, ये लोग भी तो आपस में अरेंज करेगा इसी जगह पे, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है. तो कैसे होगा, पहले इसका कर लेते हैं, फैक्टोरियल 4. इसमें रिपीट है, जब ए को रिप्लेस करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इंटू ये इवेंट बना रहा है ना, नंबर ऑफ इवेंट. इसमें बोला है सैंपल तो तुरंत बन जाएगा, सैंपल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. ASSIN सैंपल तो है. द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassin आर रिटन डाउन एट रैंडम. तो रैंडमली कैसे रिटर्न करेगा बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8, जहां पे S 4 बार है और A 2 बार है, ये सैंपल होगा. अब कंडीशन क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू S अकर टुगेदर, 2 S एक साथ नहीं आना चाहिए. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पहले हम लोग S को छोड़ दे रहे हैं और बाकी को बिठा दे रहे हैं. नो टू था कंसेप्ट, शायद अगर आप परमुटेशन याद होगा तो आपको याद आ रहा होगा. और यहाँ पे देखिए फिर आप क्या करिएगा, इस जगह पे देखिए इन चारों को आप अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 4. इसमें 2 रिपीट है फैक्टोरियल 2. अब देखिए इन 5 जगह में से आपको 4 जगह पे S बिठाना है, 5P4, याद है. लेकिन एक दिक्कत है कि यहाँ पे 4 तो रिपीट भी है, तो फैक्टोरियल 4 तो हो गया, इवेंट हो गया, सैंपल हो गया, डिवाइड मारना है. क्लियर है? कुछ लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे कि फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, 5 में से 4 जगह चुनते हैं, लेकिन जिन चारों को चुने उसमें अरेंजमेंट कुछ नहीं होगा क्योंकि सब सेम है. 5 में से आप 4 जगह, मान लीजिए एस रख दिए, एस रख दिए, एस रख दिए और एस रख दिए, तो 5 में से आप 4 जगह तो चुन लिए, लेकिन इन लोग आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकता है क्योंकि सब रिपीटेड है, जैसे इतना ही छोड़ दो.
इसको भी जब सॉल्व करके लाओगे तो नहीं आएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो। तो राइट आंसर कितना होगा, इवन बाय सैंपल, तो फैक्टर 4 बाय फैक्टर 2। आप अगर ये लिखोगे तो ऐसे, नहीं तो इसको भी लिख सकते हो, 5c4 बाई फैक्टर 8 बाई फैक्टर 4 इंटू फैक्टर 2। आंसर तो सॉल्व करना होगा, इजी है। चलिए आप लोग एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बर्थडे वगैरह आप लोग बहुत बनाते हैं नहीं? चलिए आपको देखते हैं, दिखाते हैं कि बर्थडे कितना डरावना होता है। चलिए पहले एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बर्थडे क्वेश्चन बात। देखिएगा, इफ थ्री, ये क्वेश्चन हम पिछले दिन करवाए थे ऐसा, देखते हैं इस बार हम लोग से हो पाता है कि नहीं। क्वेश्चन है, इफ three distinct numbers are selected from first 30 natural numbers. And what is the probability? Then what is the probability? देखिए कल के क्वेश्चन में आज के क्वेश्चन में फर्क क्या पता है, कल दो सिलेक्ट कर रहे थे, आज तीन किए। Then what is the probability that their sum is divisible by 3? Divisible by 3, ये एक क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़ लो आराम से। 30 नंबर में से आपको 3 सिलेक्शन करना है, तो चलो सैंपल में तो आपको हम हेल्प कर देते हैं। 30c3, 30 में 3। And what is the probability that their sum is divisible by 3? Then what is the probability that their sum is divisible by 3? कुछ जो तीनों नंबर आप चुनते हो उसका सम क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 नंबर है, आप क्या करो, एक काम करो, एक वो नंबर होगा जो आपको जो 3 के होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 3 6 9 12 15 18। एक वो नंबर होगा जो आपको 1 बचे, लाइक यहाँ पे आप लिख सकते थे, 0 तो है नहीं, 3 डिस्टिंक्ट नंबर से चल रहा हूँ, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर लिखा है, तो ये 3 6 9 ऐसे आएगा 10 नंबर। और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 0 पुट करो, 1 फिर 4, फिर अगर 2 पुट करते हो तो 7, ऐसे ही आएगा। और फिर एक आएगा 3k प्लस 2, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 पुट करोगे तो 2 पुट मान लो तो 8 होगा, ऐसे ही होगा, है ना। बस एक कैटेगरी होगा ना, यही 3 कैटेगरी होगा। लेकिन ध्यान रखना 3 नंबर चुनना है, तीनों कैटेगरी में कितना कितना नंबर है पहले वो देख लो। इसमें भी 10 नंबर है, इसमें भी 10 नंबर है, और इसमें भी 10 नंबर है। खुद दिमाग लगाओ, कैसे कैसे चुनोगे, खुद दिमाग लगाओ, फिर हम बताते हैं, देखते हैं मैच होता है कि नहीं दोनों का आंसर।
बनेगा? तो मिलाओगे आंसर, बनाए हम स्टार्ट करें इवेंट के लिए। आप एक काम कर सकते हो, इवेंट के लिए आते हैं, तीनों नंबर यहीं से चुन लो। तीनों नंबर अगर यहीं से चुन लोगे तो जिसका सम कितना हो जाएगा, 3 का डिविजिबल या मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब कि इन में से आपको तीनों नंबर चुन लेना है। ध्यान से देखोगे। अच्छा, क्या तीनों नंबर हम यहां से चुन सकते हैं? ऐसे मान लो यही तीनों चुना है, 7 4 11 1 12। अरे ये 1 1 1 जब 3 बार आएगा तो 3 हो जाएगा। तो यानी कि तीनों नंबर तुम यहां से भी चुन सकते हो। ध्यान दो, तीनों नंबर तुम यहां से भी चुन सकते हो। 5 और 2 7, 7 से 14 1 15, यानी कि अगेन 10 से 3। और होगा? क्या लगता है और होगा? क्या लगता है आपको? और होने का चांस नहीं है? अगर हम एक नंबर यहां से चुन ले, एक नंबर यहां से चुन ले और एक नंबर यहां से चुन ले तो होगा? अरे 2 और 1 3, ये 3 तो मल्टीपल है ही। ऐसे एग्जांपल में तुम देख लो, 3 के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, 3 1 4, 4 तो 6, या 6 4 10, 10 5 15, कोई भी किसी को भी जोड़ के देख लो। ठीक है, तो मतलब कि एक नंबर आप यहां से चुन सकते थे, एक नंबर यहां से चुन लो और एक नंबर यहां से चुन लो। और पॉसिबिलिटीज है। देखो कल वाले से थोड़ा अलग हो गया क्वेश्चन, नहीं? क्या लगता है और कोई पॉसिबिलिटीज? हो गया? डायगोनल करने, अरे तो वही हुआ ना, हम यहां से एक नंबर कोई भी चुन लो, कोई भी, यहां से कोई भी एक नंबर चुन लो, यहां से कोई भी एक नंबर चुन लो, जब उसको सम करोगे तो वो डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। हम ऐसे थोड़ी चुन रहे हैं कि ये ले लो, तुम कोई भी लो, यहां से कोई एक, यहां से कोई एक, यहां से कोई एक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई पॉसिबिलिटीज है? देखो तो, मेरे को लगता है एक पॉसिबिलिटीज और बन रहा है। कल वाले से अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा अच्छा है, एक पॉसिबिलिटीज लगता है और बन सकता है। बोलो बोलो बोलो। और इन पॉसिबिलिटीज है, क्या लगता है? और नहीं हो पाएगा। अब देखिए, ये तो या तो तीनों यहां से लो, या तो तीनों यहां से लो, या तो तीनों यहां से लो, या तो फिर तीनों से एक एक लो। किसी से अगर दो लेते हो, किसी से भी अगर, अब चारा क्या बचता है, किसी से दो लेने का। तो कि मान लो यहां से दो ले लोगे, तो यहां से अगर एक लोगे तो ये वाला बच जाएगा। यहां से अगर दो लेते हो तो यहां बच जाएगा। यहां से दो लोगे और किसके साथ लोगे, वो दिक्कत है। तो कहीं से भी लोगे तो वो बचेगा। तो आई थिंक दिस इज द इवेंट। और कुछ नहीं, मतलब चार केसेस होगा, या तो आप तीनों यहां से ले लें, या तो तीनों आप यहां से ले लें, या तो आप तीनों यहां से ले लें, या तो तीनों से एक 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 ले लें आप। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं बचता है कि हम और कोई तरीके से ले सकते हैं 3 नंबर को। ठीक है, नहीं होगा। 4 नंबर तो भले हो भी जाता, लेकिन 3 नंबर में पॉसिबल नहीं। तो दिस इज द इवेंट एंड दिस इज द सम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास बाई दिस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करते हैं अगर आप,
तो हो जाएगा। देखो ना ये आपको 3 तो दिख रहा है, 1 2 3, तो 3 into 10 the power C3 and 10C1 into 10C1 into 10C1 by 30C3 is the right answer. ठीक था ना क्वेश्चन? मतलब पिछले ही जैसा था लेकिन थोड़ा सा अब चेंज किए डाटा को। मतलब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना होगा, ऐसा नहीं है कि आप मतलब तुक्काबाजी करिए बैठ के। चलिए फिर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा बर्थडे बनवाते हैं आप लोग का। बहुत आप लोग बर्थडे को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं, मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। देखते हैं आप अपने बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन दिया जाए। बताइएगा। the probability that in a family of 5 members, exactly 2 members, exactly 2 members have birthday on Sunday is, बताइए तो क्या होगा। आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िए। आप देखिए एक बार, घर में अगर 5 मेंबर है, 5 सदस्य हैं, तो हो सकता है कि डेज, देखिए यहाँ डे की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका बर्थडे भी मंडे को पड़ जाए, आपकी मम्मी का भी बर्थडे भी मंडे को पड़ जाए, पॉसिबल है ना। या तो डेज की बात है, तो डे हो सकता है कि जो आपका डेट है वो अलग अलग हो, लेकिन डेज तो आपका जो है वो आपका सेम हो सकता है। उसी पे बेस क्वेश्चन है, देखिए क्या है। द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स exactly 2 members have birthday on Sundays, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि 2 मेंबर का जो है बर्थडे आपको कब पड़े, संडे को पड़े। देखिए करिएगा क्या, क्वेश्चन पर बहुत ध्यान से देखिएगा। हम करते हैं, बर्थडे बनेगा। सबसे पहले सैंपल में बात करिए। देखिए फैमिली का पहला बंदा, उसके पास कितना ऑप्शन है, 7 ऑप्शन। या तो उसका बर्थडे मंडे को आएगा, या तो ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे या संडे। फैमिली का दूसरा बंदा, उसके पास भी 7 ऑप्शन। फैमिली का तीसरा बंदा, उसके पास भी 7 ऑप्शन। देखिए यहाँ पे पूरा कहानी डेज पे है, तो डेज को ही आपको ध्यान में रख के काम करना है। तो फैमिली का पहले बंदे का पास 7 ऑप्शन, पहले सैंपल बनेंगे। दूसरे बंदे के पास भी 7 ऑप्शन, तीसरे के पास भी 7 ऑप्शन, चौथे और पांचवे के पास भी 7 ऑप्शन। सभी बंदे के पास 7 ऑप्शन है, तो आपका नंबर ऑफ सैंपल जो बनेगा वो 7 to the power 5 होगा। समझ में आ गया बात। किसी का किसी भी दिन बन सकता है ना बर्थडे, तो अगर ये बोला जाए कि किसी का किसी भी दिन बन सकता है, तो कितना सैंपल पॉसिबल है, तो दिस इज सैंपल 7 to the power 5 सैंपल हो जाएगा। किसी अगर कोई पूछ दे कि अगर मान ली 5 लोगों का बर्थडे किसी भी दिन आ सकता है, कोई भी दिन आ सकता है रैंडमली, तो कितना सैंपल होगा, तो इतना सैंपल होगा। हो सकता है संडे 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 हो सकता है मंडे 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 हो सकता है 3 संडे 2 मंडे हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो, ऐसे करके बहुत सारा सैंपल तैयार हो सकता है। अब कहानी बात है जो बोला है, अब प्रोबेबिलिटी बात है जो बात कर रहे हैं लोग, ये बोला है कि बताइए द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स एग्जैक्टली 2 मेंबर्स हैव बर्थडे ऑन संडे, एग्जैक्टली 2 मेंबर्स, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि फैमिली का जो 2 बंदा है उसका जो बर्थडे है वो संडे को आएगा। तो अब कौन सा बंदा ये तो हमको पता नहीं है, तो हम इस बार क्या करते हैं, मेंबर को चुनेंगे। इस बार हम मेंबर को चुनेंगे, मतलब कि ये कोई भी तो हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। ए और बी का बर्थडे मंडे को पड़े, हो सकता है ए और सी का पड़ जाए, हो सकता है बी और डी का पड़ जाए, तो आपको चुनना पड़ेगा 5 में से
2 लोग को चुनो, तो 10 तरीका होगा आपके पास चुनने का। ए बी ए सी ए डी ऐसे करके, बी सी सी डी ऐसे करके 10 तरीका होगा चुनने का। मतलब इसका कैलकुलेशन करिए तो 10 तरीका आएगा। तो इसमें जो 2 लोग चुना रहा है, दोनों का बर्थडे कब पड़ेगा? संडे को। यही मान के चल रहे ना, ये जो 2 लोग है, जो भी 2 लोग चुनाया है, उसका बर्थडे कब पड़ेगा? संडे को। इसका ये मतलब है कि बाकी जो 3 लोग है, उसका बर्थडे संडे को नहीं पड़ना चाहिए। तो कब पड़ना चाहिए? संडे छोड़ के कभी भी पड़ जाए। तो उसके बाद जो बाकी 3 बचता है, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन आएगा? पहले वाले के लिए 6 ऑप्शन, अरे दूसरे वाले के पास भी तो 6 ऑप्शन, तीसरे वाले के पास भी तो 6 ऑप्शन, अरे 2 तो यहां आ गया। जो तीसरा बंदा है उसके पास 6 ऑप्शन, सिर्फ संडे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे संडे में बोला कि एग्जैक्टली 2 मेंबर्स हैव बर्थडे ऑन संडे। मतलब बाकी 3 का कभी भी आए उससे वो कोई मतलब नहीं है। तो ये यहां से जो लोग 2 लोग चुना रहे हैं, उसका जो बर्थडे आएगा वो आपका आएगा संडे को। इसमें जो 2 लोग चुना रहा है, बट जो रेस 3 बचा है, ये ध्यान रखना होगा कि उसका बर्थडे संडे को नहीं आ जाए, जैसे उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। तो वो ऑप्शन बाकी के लिए हटाना होगा। तो जो तीसरा है उसके लिए 6 ऑप्शन हो सकता है, चौथे के लिए भी 6 ऑप्शन है, और पांचवें के लिए पास भी 6 ऑप्शन। ये पर्सन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये आपका इवेंट है। तो सैंपल होगा, देखिए प्रायोरिटी आपको किसी इवेंट का होगा एनी बाय एनएस। एनी आ रहा है 5c2 into 6 to the power 3 and 7 to the power 5, that is the answer। ठीक था क्वेश्चन? समझ में आ रहा है बर्थडे कितना टफ होता है? The probability that in a family of 5, फिर से हम एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर देते हैं। The probability that in a family of 5 members, exactly 2 members have birthday on Sunday। परिवार में 5 लोगों के बीच, ठीक है, बर्थडे कॉम्पिटिशन है। इसमें कितने लोग हैं जिनका बर्थडे आपको, यहाँ पे बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि 2 लोगों का बर्थडे आपको संडे को पड़े। तो परिवार का अगर पहला बंदा लेते हैं तो उसके पास 7 ऑप्शन, दूसरे के पास भी 7, तीसरे के भी 7, ऐसे सबके पास 7-7 ऑप्शन है। तो यानी कि आपके पास सिंपली 7 to the power 5 ऑप्शंस होंगे। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 लोगों का जो बर्थडे है वो संडे को होना चाहिए, तो वो 2 कौन लोग हैं ये तो हमको पता नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उन 5 में से 2 को हम चुनेंगे, उन 5 में से हम 2 को चुनेंगे, कोई भी तो हो सकता है। तो वो 10 तरीके से चुनाएंगे जिनका बर्थडे आपको संडे को पड़ेगा। अगले प्लेस पे आते हैं। तो अब हमको ये कंफर्म करना होगा कि जो बाकी लोग हैं उनका बर्थडे संडे को ना आए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो उसके बाद तीसरा बंदा होगा, जो भी इन दोनों चुनने के बाद, उसके पास 6 ही ऑप्शन होगा, उसके लिए संडे का ऑप्शन हटाना पड़ेगा। चौथे के पास भी संडे का ऑप्शन हटाना पड़ेगा, और पांचवें के पास भी संडे का ऑप्शन हटाना होगा। इसमें और भी क्वेश्चन घुमा सकता था कि 2 लोगों का संडे को हो और बाकी लोगों का डिफरेंट डे को कर सकता था। तो तब भी यही होता, 5c2 तो होता ही होता। ये वो 2 लोग हैं जिसका संडे को बर्थडे पड़ा, उसके जो इसके पास आता तो 6 ऑप्शन हो जाता, अगले वाले के पास 5 होता, डिफरेंट डे अगर करना था तो, और इसके पास फिर क्या होता, फिर 4 हो जाता। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछना है। समझ में आया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए एक और बर्थडे, क्या समझ में आया देखते हैं, एक और बर्थडे क्वेश्चन देखते हैं, सोचिएगा थोड़ा। अच्छा रुकिए, बर्थडे क्वेश्चन थोड़ा सा रुक के करते हैं, जल्दी क्या है। क्वेश्चन है, देयर आर in letters and in addressed envelope. Find the probability that all the letters
are not kept in the right envelope. एक आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो खाली, फिर बात करते हैं। There are in letters and in address envelopes. Find the probability that all the letters are not kept in the right envelope. ठीक है, आपके पास n लेटर है और एड्रेस्ड एनवेलप आपके पास n है, मतलब जितना लेटर है उतना एनवेलप है, उस पर एड्रेस लिखा हुआ है। अब आपको एक लेटर को एक एनवेलप में डालना है, ठीक है, हर में तो जाना होगा ना। तो जब पहला लेटर उठाओगे तो आपके पास कितना ऑप्शन होगा, n ऑप्शंस होगा, मतलब कोई कहीं भी जाए उसको कोई मतलब नहीं। बात समझो, हम लेटर उठा लिए, एनवेलप पड़ा हुआ है, कोई भी लेटर किसी भी एनवेलप में जाए हमसे उससे कोई मतलब नहीं कि सही में जा रहा है कि गलत में जा रहा है। तो पहले लेटर के लिए कितना ऑप्शन है, n। दूसरे लेटर के लिए कितना ऑप्शन है, n-1, क्योंकि एक में आप लेटर डाल चुके हो। तीसरे के लिए n-2। ऐसे करते करते फिर एक लेटर बच जाएगा और एक एनवेलप बच जाएगा, यानी कि पहले के लिए n, दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2, फिर n-3, फिर n-4, घटते 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 4 3 2 1। यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ सैंपल आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, n into n-1 into n-2 and 4 3 2 1, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल आपके पास फैक्टोरियल n आएगा। सबसे पहले सैंपल पे काम करिए। देयर आर n लेटर्स एंड n एड्रेस एनवेलप्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट केप्ट इन द राइट एनवेलप। ये हो गया आपका। तो आपसे क्वेश्चन बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट केप्ट इन द राइट एनवेलप। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो लेटर हो वो सारा लेटर सही एनवेलप में नहीं हो। सही एनवेलप में आने का सिर्फ एक ही तरीका है ना, सही सही देखिए इतना तरीका है लेटर का एनवेलप में जाने का। पहले ये समझिए, इतना तरीका है लेटर का एनवेलप में जाने का। तो सही तरीका तो सिर्फ एक ही होगा ना, कि जो लेटर जिस एनवेलप का उसी में चल जाए। ऐसा तो सिर्फ एक ही तरीका पॉसिबल है, सब अपना अपना सही जगह पे चला गया। लेकिन टोटल तरीका कितना है आपके पास ये तो, लेकिन आपको सही का प्रायोरिटी नहीं पूछा, गलत का बोला है। आपको सही का प्रायोरिटी नहीं पूछा, सही का प्रायोरिटी पूछता तो 1/n, लेकिन यहाँ पे गलत का प्रायोरिटी पूछा है। तो आपके पास इवेंट जो होगा वो होगा फैक्टोरियल n-1, वो सही वाला को हटा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा दिस इक्वल टू फैक्टोरियल n। देखिए आपको जो दिक्कत आ रहा है ना, वो फिर से हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी के कारण तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये 2 क्लास करना चाह रहे थे कि आपको वो समझ में आए बात, कि बहुत बार हमको प्रोबेबिलिटी में ये दिक्कत आता है। इसलिए बेसिक्स नॉलेज सबका होना चाहिए, मतलब ये हम प्रायोरिटी का दिखाएं। और भी चैप्टर्स में ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि अगर आपको बेसिक्स दूसरे चैप्टर का नॉलेज नहीं है तो उसमें दिक्कत होता है। किसी भी एग्जाम्स को निकालने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए एक और बर्थडे क्वेश्चन करते हैं, एक और बर्थडे क्वेश्चन है ना, देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड the probability that find the probability that the birthday of the birth days of 6 different persons, 6 different persons will fall in exactly 2 calendar months, calendar months.
पहले आराम से क्वेश्चन आप पढ़िए उसके बाद फिर हम लोग काम करते हैं। Find the probability that the birthday of 6 different persons will fall in exactly 2 calendar months. दिक्कत है नहीं, पिछली बार बर्थडे भी तो अलग अलग टाइप से आता है, इस बार बर्थडे मंथ के हिसाब से बात कर रहे हैं। पिछली बार हम जो बात कर रहे थे वो डेज के हिसाब से कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडे ऑफ 6 डिफरेंट पर्सन विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स। हाँ देखिए ये तो प्रोबेबिलिटी बात, सबसे पहले आप सैंपल पे काम करें, ठीक है। अब पहला जो इंसान होगा उसका बर्थडे, जैसे हम ही लोग देखिए, हम लोग का बर्थडे कहाँ पे होगा, अगर किसी को हम बोलेंगे कि भाई अब गेस करो कौन से मंथ, तो 12 मंथ जरूर सोचेगा, उस 12 में कोई एक मंथ होगा। तो मेरे मेरे लिए कितना ऑप्शन है, 12 महीने का ऑप्शन है। अगर मान ली मेरे बर्थडे के बारे में आप सोच रहे हो, तो इसका मतलब कि वो 12 महीना भी सोच, पूरा 12 महीने सोच रहे हो सकता है जनवरी में पड़ता हो सकता है फरवरी में पड़ता हो सकता है मार्च में, ऐसे करके सब, मतलब हर पर्सन के पास 12 ऑप्शन है। तो यानी कि पहले के पास 12 ऑप्शन है, दूसरे के पास भी 12 ऑप्शन है, तीसरे के पास भी 12 ऑप्शन है, चौथे के पास 12 है, पांचवें के पास 12, छठे वाले। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ सैंपल। तो नंबर ऑफ सैंपल होगा 12 सैंपल। इस बार मंथ के हिसाब से बात हुआ है, तो जिसके हिसाब से बात होगा अकॉर्डिंग आपका काम करना होगा। जब आराम से हम लोग सोच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडे ऑफ 6 डिफरेंट पर्संस विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स। देखिए इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार क्या बोला कि जो 6 लोग हैं ना, उनका 6 का बर्थडे बस 2 मंथ में, किसी 2 मंथ में हो जाना चाहिए। 6 का बर्थडे, पिछली बार वाला थोड़ा क्वेश्चन अलग था, पिछली बार पर्सन बेस्ड था, इस बार आपको मंथ बेस्ड क्वेश्चन। पिछली बार क्वेश्चन जो था ना वो पर्सन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। इस बार जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो आपको मंथ बेस्ड आ रहा है। मतलब इस बार ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 6 लोग हैं, 6 का बर्थडे उस 12 महीने में किसी 2 महीने में आपका पड़ जाना चाहिए। तो कौन सा महीना होगा मेरे को क्या पता, चुनना पड़ेगा। वो कौन सा 2 महीना होगा जिसमें बर्थडे इन 6 का पड़ जाए, तो वो हमको नहीं पता है, वो हमको चुनना पड़ेगा। तो आप कैसे चुन सकते हैं, तो देखिए 12 में से आप कोई भी 2 महीना चुन सकते हैं। अब एक और दिक्कत, अगर हम 2 महीना मान लीजिए चुन भी लिए, सपोज करिए कि एक हम लोग चुन लिए जनवरी और एक चुन लिया हम लोग जून, मान लीजिए चुन ली 2 महीना, कि यही 2 महीना होगा जिसमें 6 का बर्थडे पड़ेगा। लेकिन किस तरह से पड़ेगा, क्या अब 6 में से कितने का कहां बर्थडे पड़ेगा ये कैसे पता चलेगा, अलग अलग डाटा हो जाएगा ना। तो कैसे पढ़ सकता है, हो सकता है कि एक का यहां पड़े और 5 का यहां पड़ जाए, ये हो सकता है कि 2 लोग का यहां पड़ जाए और 4 का यहां, 3 का यहां पड़े और 3 यहां पड़ जाए, और 4 का यहां पे पड़ जाए, ध्यान दो, और 2 का यहां पड़े, 5 का यहां पड़े और 1 का यहां पड़े। ऐसे ना बढ़ सकता है, और कोई तरीका है, यही तरीका आपके पास है। मतलब वो जो 6 लोग हैं, ठीक है, देखो हर बंदे के पास कितना ऑप्शन है वो सोचो। हर बंदे के पास अगर पर्सन 1 आप आ जाओ, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो जनवरी में होगा या तो जून में बर्थडे होगा। बात समझोगे, आपसे क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडे ऑफ 6 डिफरेंट पर्संस विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ। मतलब उन 6 का जो बर्थडे है आपको कहां पढ़ना चाहिए, 2 कैलेंडर मंथ में पढ़ना चाहिए। तो वो कौन सा मंथ होगा वो तुमको पता नहीं है, तो 12 महीने में से आपको 2 महीना चुनना होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाएं कि मान लीजिए ये दोनों महीना चुनाया होगा, तो इसमें 6 लोगों का बर्थडे कैसे पड़ा होगा, एक का बर्थडे जनवरी में पड़ गया होगा, दूसरे का 5 का जून में पड़ गया होगा, या हो सकता है 2 का जनवरी में पड़ा हो, ऐसा, या तो 3 दिन पड़ जाए,
या तो 4 2 हो सकता है या 5 1। पता एक चीज आप नोटिस करो, पहले पर्सन के पास कितना ऑप्शन है, या तो जनवरी या तो जून। दूसरे के पास भी आपके पास ऑप्शन है, तो 2 दी पावर 6 ऑप्शन। लेकिन उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखोगे, ये जो 2 दी पावर तुम 6 लिखे हो ना, उसमें ये अटैच हो गया, ये वाला आ गया। अरे हर के पास दो ऑप्शन है ना, या तो उसका बर्थडे जनवरी में पड़ेगा या तो जून में पड़ेगा, दो दो ऑप्शन सब में। हमारे सारे का जनवरी में पड़ गया, तो वो जो 2 इंटू 2 और 2 और 2 और 2 और 2 कर रहे हो, तो टू दी पावर जो 6 ऑप्शन निकाले हो, तो उसमें से एक ऐसा भी केस होगा जिसमें हो सकता है सारे का बर्थडे जनवरी में पड़ जाए या सारे का बर्थडे जून में पड़ जाए, है पॉसिबल, इसमें सारा वो केसेस आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि वो दो केस को माइनस करना हो। हाँ उसमें तो एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स। हाँ, तो एग्जैक्टली 2 कैलेंडर, एग्जैक्टली 2 ही 2 ही कैलेंडर मंथ लिए ना। मेरे को क्या पता कि कौन सा कैलेंडर मंथ है, हम तो 2 ही मंथ को उठाएं और हम ये सिनेरियो दिखाएं कि उस 2 मंथ में क्या क्या घटना घट सकता है। 2 मंथ में अब 6 लोगों का बर्थडे पड़ना चाहिए, बट किस तरह से पड़ना चाहिए ये कैसे आप बताओगे? तो ये तरीका ना, या तो 1 या 5, 2 4 3 3 4 2 5 1 6 0 0 6, ऐसे पढ़ सकता बर्थडे। मतलब हर बंदे के पास दो ऑप्शन है, या तो उसका बर्थडे जनवरी में पड़े या तो जून में पड़े। तो हर के पास अगर दो ऑप्शन है तो टू दी पावर 6 ऑप्शन तैयार होगा। तो उसमें से दो ऑप्शन ऐसा है कि सारे का बर्थडे जनवरी में आ जाएगा, सारे का बर्थडे जून में आ जाएगा, है ना, एक सिनेरियो दिख रहा है आपको, क्लियर है? तो इसलिए ऐसा क्लियर है, और दिस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा पॉसिबल ना कि एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि सारे का बर्थडे जनवरी में पड़ जाए या सारे का बर्थडे जून में पड़ जाए। ये तो बोला नहीं है, बोला है कि दो डिफरेंट मंथ में पढ़ना जरूरी है। हाँ, ये कौन नंबर नहीं बोला कि किसमें कितना चाहिए, वो नहीं बोला है, उसका फायदा उठाए हम, है ना। तो हम लोग क्या किए भाई, हर के पास दो ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी दो ऑप्शन में अगर होगा, हर बंदे के पास तो 6 बंदा है, तो टू दी पावर 6 ऑप्शन होगा। उसमें दो केसेस ऐसा है जहां पे हम लोग को ऐसा मिलेगा, या कि सारे का जनवरी में पड़ जाएगा या सारे का जून में पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ 2 मंथ का बात हुआ, और भी कोई और मंथ हो सकता था, तो इसीलिए वो मंथ हम लोग यहाँ पे चुने हैं। वो कोई भी 2 मंथ हो सकता है और हर मंथ का घटना यही होगा। तो 12C2 into टू द पावर 6 -2। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं ना, इसको इसको जोड़ देते हैं, अच्छा ये 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 केस ले लेते हैं बस। ये गलत है, या बता रहे गलत है। अब जैसे मान लिया आपके पास बंदा कौन है, पहले बात समझिए, ABCDEFG, समझ लीजिए पहले। मान ली A का बर्थडे यहाँ पड़ा, BCDEFG का यहाँ पड़ा, हो सकता है A का ना पढ़ के B का पढ़ा, हो सकता है B का ना पढ़ के C का पढ़ा। तो ऐसे तो बहुत सारे केस पॉसिबल है ना, तो टू दी पावर 6 में वो सब आ जाएगा, वो सारा आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम 5, यहाँ पे हम सिर्फ दिखाएं कि जनवरी में एक बंदे का और जून में 5 का, लेकिन वो कौन एक और वो कौन 5, उसमें तो बहुत सारा केसेस पॉसिबल है। तो हर बंदे के पास दो ऑप्शन, या तो जनवरी में जाएगा वो तो जून में जाएगा। तो उस केस में आपके पास क्या होगा, टू दी पावर 6 ऑप्शन तैयार होगा, ठीक है। और बट उसमें दो ऑप्शन ऐसा होगा कि सेम से पूरे का जनवरी में पढ़ सकता है या पूरे का जून में पढ़ सकता है, इससे वो घटाएगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए हम फिर से बोले प्रॉपर्टी तो हम लोग सीख नहीं रहे, वो तो आपको समझ में आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बहुत दिक्कत वाला बात नहीं है, बस आपको ये कंसेप्ट समझना है जो हम बता रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट आ रहा है उसको समझिए, प्रॉपर्टी आप सीख चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी को लेके बहुत झंझट आपको नहीं होने जा रहा। हाँ चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या है।
if 10 objects, if 10 objects are distributed, देखिए बेसिक्स बुक आप बनेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वही कॉम्पिटिटिव बुक बनाइएगा तो अलग अलग सिनारियो दे सकता है एट रैंडम among 10%. ठीक है, the probability that at least one of them will not get anything. क्वेश्चन पहले पढ़ रहे। if 10 objects are distributed at random among 10 persons, 10 objects are distributed at random among 10 persons, ठीक है, the probability that at least one of them will not get anything. देखिए यहां पे क्या बोला है कि 10 ऑब्जेक्ट को 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेंशन नहीं कि किसको कितना देना है। मतलब आप चाहो तो एक ही बंदे को 10 देके विदा कर दो कि भाई तुम लेके जाओ, काम अपना खत्म करता है। मतलब किसी को कुछ भी मिल सकता है, इसका मतलब किसी को कुछ भी मिल सकता है। अब आप समझोगे तो आप इस बात से सहमत हो कि जो नंबर ऑफ सैंपल्स होगा वो 10 दी पावर 10 होगा। If 10 objects are distributed at random among 10 persons, ठीक है, किसी को कोई भी ऑप्शन मिल सकता है, तो 10 दी पावर 10, ये समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए हर बंदा खड़ा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट लिए और 10 लोग खड़ा है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम कितने लोग को दे सकते हैं? 10 में से किसी को भी। मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए 10 ऑप्शन है। जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट हाथ में लिए तो उसके लिए भी 10 ऑप्शन है, क्योंकि जिसको हम दे चुके उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला कि हर को मिलना चाहिए, जरूरी नहीं। जब तीसरा ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में आया तो उसको भी हम 10 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। चौथे के साथ भी वही, पांचवें के साथ भी वही, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें ऑब्जेक्ट के साथ भी सेम। 10वां ऑब्जेक्ट भी मेरे हाथ में, तो 10 ऑप्शन है मेरे पास। हम जिसको पहले दे चुके 9 उसी को 10 देते, तो इसका मतलब 10 दी पावर 10 आपके पास सैंपल होगा। तो सैंपल का काम हो गया। इफ 10 ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम among 10 persons, the probability that at least one of them will not get anything, at least one of them will not get anything, इसका क्या मतलब है? अगर हम ऐसे करते हैं, पहले इस बात को समझते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और 10 लोग खड़ा है, तो हम इस ऑब्जेक्ट के लिए कितना ऑप्शन है? 10। हम दूसरा ऑब्जेक्ट लिए, लेकिन अब हम ये दिमाग में बैठा रहे हैं कि जिसको मिल चुका है ना उसको नहीं देंगे। बात समझोगे? हम पहला ऑब्जेक्ट उठाएं, मेरे पास 10 ऑप्शन था। हम जब दूसरा ऑब्जेक्ट उठाएं तो मेरे पास 9 ऑप्शन है, मतलब जिसको हम दे चुके हैं उसको नहीं देंगे। जब तीसरा ऑब्जेक्ट उठाएं तो 8 ऑप्शन है, मतलब पहले ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास 10 ऑप्शन है, दूसरे के लिए 9, तीसरे के लिए 8, चौथे के लिए 7, ऐसे बढ़ेगा, लास्ट में आएगा 4 3, जो भी 6 5 4 3 2 1, मतलब ये ऑप्शन।
अच्छा, इसमें आप एक चीज ध्यान दिए, सबको कुछ ना कुछ मिला है। इसमें ध्यान दीजिए कि सबको कुछ ना कुछ मिला है 100%। मतलब अगर हम कम से कम सबको अगर एक एक दें तो इतना ऑप्शन हो सकता है। अरे पहला जब ऑब्जेक्ट लिए तो हम 10 में से किसी को भी दे सकते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट लिए तो हम उसको छोड़ के 9 में से किसी को भी दे सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट के बारे में सोचे तो 90 तरीका देने का मेरे पास। अब बोलेगा वो कैसे? तो पहला वाला में तो 10 तरीका, दूसरे वाले में 9 तरीका। तो मान लो कि पहले वाले में ए को दे दें, फिर बी को दे दें, एक तरीका ये हो सकता था। ए या सी को दें, ए या डी को दें, ए या ई को दें, ए या एफ को दें, या ऐसे भी कर सकते बी और सी को दें, बी और ए को दें, बी और डी को दें, बी और ई को दें, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे 90 तरीके, 2 हम इसलिए ऑप्शन ले रहे हैं ना, कुछ आपको बात समझ में आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अगर हम पहले ऑब्जेक्ट को, मेरे पास में बस 10 ऑप्शन, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास 9 ऑप्शन, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास 8 ऑप्शन, चौथे के लिए 7। मतलब ये वो ऑप्शन आ रहा है जिसमें किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर मिला है। पक्का? तो यानी कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है फैक्टोरियल 10। ये वो नंबर है जिसमें कुछ ना कुछ जरूर मिला है। अच्छा, इसमें कई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें किसी को कुछ नहीं मिला होगा। अरे किसी एक बंदे को देके हम भेज दिए होंगे, जाओ, मालूम पड़ा 9 को कुछ नहीं मिला। इसमें ऐसा भी ऑप्शन होगा जिसमें से जिसमें हुआ क्या होगा। अच्छा, इस ऑप्शन को पहले समझिए। इस ऑप्शन में 100% कुछ ना कुछ मिला है, सबको मिला है। एक एक ही मिला लेकिन सबको मिला है। तो अगर इस ऑप्शन में से हम इस ऑप्शन को घटा देंगे तो अब ऐसा ऑप्शन तैयार होगा घटने के बाद, ये वो है जिसमें किसी सबको कुछ ना कुछ मिला है, एक एक ही मिला लेकिन मिला है। तो अगर वो वैसा सारा ऑप्शन आप रिमूव कर दिए, हटा दीजिए, तो जो रेस बचा उसमें ऐसा तो जरूर होगा किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर नहीं मिला होगा। इसके बाद वाला वही ऑप्शन तैयार होगा। ये वो ऑप्शन है जिसमें किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिला है और 10 को मिला है। अगर उस ऑप्शन को टोटल में से हम हटा दें तो जो रेस्ट ऑप्शन बचेगा उसमें ऐसा जरूर हुआ होगा कि कुछ लोग को शायद नहीं मिला होगा। उस 10 ऑब्जेक्ट हम 5 ही लोगों में बांट के खत्म कर दिए, 4 ही में बांट के खत्म कर दिए, 9 में बांट दिए होंगे, 8 में बांट दिए होंगे, 7 में बांट दिए होंगे, 1 को दे दिए होंगे, 2 ही को दे के खत्म कर दिए होंगे, 8 को कुछ मिला ही नहीं। तो अगर इसमें से हम इसको घटा दें तो यही बोल रहे हैं हम लोग जो पूछा है। तो राइट आंसर होगा 10 माइनस फैक्टोरियल 10 बाई 10। अब समझ में आया परमुटेशन का प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ाती थी तुरंत, कुछ दिन बाद बढ़ाते तो फिर क्या दिक्कत होता। नेक्स्ट चैप्टर का वोटिंग करिएगा। हम सोच रहे लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ लीजिए, बड़ा चैप्टर है काफी। या फिर आप पढ़ना चाह रहे हैं सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। देखिए सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स के साथ अच्छा बात हम आपको बता रहे क्या है, ये छोटा चैप्टर है। अगर कॉम्पिटिटिव पढ़ाएंगे तो बड़ा होगा, और टाइम नहीं मिला तो उसको 2-3 दिन में भी खत्म किया जा सकता है। मान ली टाइम नहीं मिला और हमको पढ़ाना है, ठीक है, एग्जाम्स के लिए, सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए, तो 3-4 दिन में भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम चाहेंगे लिमिट और डेरिवेटिव करने के लिए तो नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे मेरे पास दोनों ऑप्शन रहेगा, टाइम ज्यादा रहेगा तो आराम से पढ़ा देंगे, अब मान ली एक आध चैप्टर में टाइम कम मिला तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ा के भी छोड़ सकते हैं। देखिए बाद में उसका वीडियो अवेलेबल करा देंगे तो वहां से देख सकते हैं उसको। तो ये एक फायदा आपको वहां से मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा इसको और स्टे करना चाह रहे हैं और लिमिट एंड डेरिवेटिव सोच रहे हैं पढ़ा दें, ये बहुत बड़ा है। लिमिट्स में आपको एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, और फिर लिमिट्स, 3 पार्ट तो उसी में है। उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ना है, 4 पार्ट। ये थोड़ा बड़ा है। अच्छा, अभी तक सीखे आप जितना हम पढ़ाए अभी आपको समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है आप प्रोबेबिलिटी? देखिए अभी के बॉडी में आपको ये सीखने वाला बात है ना कि मतलब हर का बेसिक्स होना चाहिए। हम चाहें तो क्वेश्चन सर्कल पे भी दे सकते हैं, चाहें तो हम सीक्वेंसेस पे भी दे सकते हैं। चलिए जब सीक्वेंसेस का बात निकला तो एक क्वेश्चन सीक्वेंसेस पे देते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा है समझिएगा, एक क्वेश्चन सीक्वेंसेस। चलिए क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 21 टिकट्स, आउट ऑफ
21 tickets with numbers. किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शन से आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। अरे कंसेप्ट तो बस एनी बाय एनएस है ना, तो किसी से भी आ सकता है। फ्रॉम 1 to 21. Okay. Out of 21 tickets, numbered marked with the numbers from 1 to 21. 3 are drawn. 3 निकालना है. 3 are drawn at random. The chance that the numbers on them are in AP. Are in AP. Are in AP. ठीक है, देखिए 20 टिकट है। क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार, फिर बात करते हैं, है ना। ठीक है, आउट ऑफ 21 टिकट्स मार्क्ड विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 21, 3 आर ड्रॉन एट रैंडम। और 21 टिकट में से आपको 3 टिकट चुनना है। सैंपल बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, आपको आएगा। 21 में से आपको 3 टिकट चुनना है 21 से। बहुत आसानी से सैंपल बन गया, नहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। लेकिन बोला कि चांस है द नंबर्स ऑन देम आर इन एपी, लेकिन जो 3 चुनाएगा वो एपी में होना चाहिए। अब ये झंझट कर दिया, जो 3 चुनाएगा वो आपका क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। नहीं थोड़ा मुश्किल हुआ। अब एपी निकालना थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा ध्यान से देखो, एपी किस में होना चाहिए, वही 1 से 21 के बीच में होना चाहिए, वही 1 2 3 4 5 6। जैसे आप ले लो, सपोज करो 1 2 3 ले लो एपी में, 2 4 6 ले लो, 1 3 5 ले लो एपी में है ना। तो मतलब आपको कुछ इस तरह से, तो आपको जो तीनों नंबर होना चाहिए वो एपी में होना चाहिए। तो क्या हम लोग कोई टेक्निक यूज करें या फिर ऐसे गिनते गिनते निकल जाए किस तरह, उसमें डर भी है कि गलती हो सकता है, कुछ छूट गया तो। दूर में भी तो हो सकता है ना, 1 हो जाए 5 हो जाए और फिर उधर 9 हो जाए, वो भी तो एपी में है ना। तो उसमें गड़बड़ होने का चांसेस है। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है कहाँ पे गड़बड़ होगा, वो चुनने में आप कितना काउंटिंग करिएगा, कैसे करिएगा। तो एक चीज नोटिस करिए कि अगर कोई 3 नंबर एपी में होता तो क्या होता है। एबीसी एपी में अगर होगा तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस सी बाई 2। पक्का। अच्छा एक चीज नोटिस कर रहा हूं, जो b है a प्लस सी बाई 2 है, b इंटीजर है। अरे a इसी 21 में से एपी आएगा ना, तो ये b भी तो इंटीजर ही होगा ना। तो अगर नीचे में 2 लिखा हुआ है तो a प्लस सी को इवन होना पड़ेगा, अरे तभी ना वो 2 से डिवाइड होगा। मान ली ऊपर में 5 हो गया, दोनों का जोड़ a और c का जोड़ 5 हो गया, और नीचे में 2 हो गया, ये तो 2.5 आ जाएगा। तो b 2.5, तो b 2.5 कहां से आएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि आप तीनों नंबर जो चुनिएगा वो तीनों आपको 1 से 21 के बीच में होना चाहिए, यानी कि तीनों का तीनों इंटीजर होना चाहिए। तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 होता है, तो b भी तो इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि a प्लस सी को इवन होना मस्ट है, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे a प्लस सी 10 आया तो 2 से डिवाइड हो गया तो 5 हो गया, वो एक अलग बात है। अब 8 आ गया, 2 से डिवाइड हो गया तो 4 हो गया, वो अलग बात है। लेकिन ये जो सम, देखिए सम जो है ना वो इवन होना जरूरी है। रिजल्ट भले ऑड और इवन आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो सम है वो इवन होना जरूरी है। ओके ठीक है। यहाँ पे तो पूरा दिमाग इस पे लगाइए। अच्छा ए और सी अब चुनिएगा कहां से, आप कोई भी 2 नंबर चुन लीजिए। देखिए जैसे हम बता रहे 1 और 7 चुन लीजिए, तो 1 प्लस 7 बाई 2 यानी कि 4।
1 4 और 7 है एपी में, देखो चेक करो। ठीक है डिवाइस में ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि ए और सी को इवन होना होगा, मतलब इनका सम इवन होना चाहिए। सम जो है आपका वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखो 1 से 21 आपके पास 1 2 3, अब से 1 से 21 से मान ली, तो ऑड नंबर कितना है यहाँ पे 11, ऑड नंबर 11 है, अरे 21 तक चला गया ना। और इवन नंबर कितना होगा 10 इसमें। ठीक है, अब खुद सोचो ये इवन कैसे हो सकता है, ये देखो इवन कैसे हो सकता है जब ये दोनों इवन हो, जब ये दोनों का दोनों क्या हो ऑड हो। तो इसका मतलब कि 2 नंबर आपको यहां से चुनाना होगा, अरे एक नंबर खुद चुना जाएगा अपने आप। जैसे तुम लिए ऑड नंबर में कोई भी ले लो, जैसे 5 ले लो और 9 ले लो, तो जब 5 + 9 करोगे तो ये तो a + c तुम चुने हो, ये तो 14th हो गया, बाई 2 तो होगा ही यहाँ पे, तो ये अपने आप क्या आया 7 आ गया। देखिए खुद ब खुद 7 डेवलप कर गया। तो मतलब इस 11 में से कोई भी 2 नंबर चुन लो जिससे a + c इवन हो जाए। यानी ऐसा कितना केसेस पॉसिबल, 11 × 10/2 यानी कि 55 केस पॉसिबल। सोचो इसमें खाली, मतलब 55 तो एपी वाला बनेगा ऐसा। सोचो हम लोग जोड़ के निकाल सकते थे, गड़बड़ होता। इवन में आ जाओ, इवन में भी अगर 10 में से 2 चुन लो तो इसका भी जो पेयरिंग बनेगा वो भी एपी वाला होगा। ये तो डायरेक्ट एपी बन जा रहा है, कोई भी 2 चुनाएगा ना तो उसको जब सम करोगे तो बी अपने आप आ जाएगा ना। एंड बाई आपके पास 21 इससे मत गड़बड़ाओगे, यहाँ पे 2 क्यों लिए हम, क्योंकि तीसरा खुद चुना जाएगा अपने आप। जैसे 2 को चुनोगे और यहां रखोगे बी अपने आप आ जाएगा। कैसा क्वेश्चन था हाँ? आप देखिए एपी का क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। आप जोड़ जोड़ के कैसे करते हैं, देखते हो कहाँ ये 55 केस अकेले दे रहा है, 10 × 9/2 45 केस ये दे रहा है, 100 केस ये लोग मिलके दे रहा है। सोचिए, और हम लोग ऐसे अगर निकालने की कोशिश करते हैं 1 2 3 भी एपी में है, फिर हम देखते हैं 1 3 5 भी एपी में है, फिर ऐसे ऐसे कर करके करते तो कितना मुश्किल होता। तो वो ऐसे नहीं कर सकते थे, फिर कोई और टेक्निक लगा सकते थे, ऐसा नहीं है। बट आप देखें यहाँ पे कैसे ये काम किया। कंसेप्ट क्लियर है अभी तक? आप सीख गए हम लोग, ऐसे नहीं। क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, हम बार बार रिपीट करते हैं, कोई अंत नहीं है। आप चाहे तो और भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। चलिए एक इजी क्वेश्चन से करके खत्म करते हैं, है ना। ये आसान क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, है ना। चल हम लोग इसके बाद डिफरेंशिएशन लिमिट्स पे इन करते हैं। जैसा बोलिए, अभी भी 2 दिन है हम लोग के क्लास के लिए। अगर आप ज्यादा देखिए वहां पे हम लोग के पास जगह रहेगा, कम टाइम भी होगा तो वो कवर हो जाएगा, लेकिन कम टाइम में डेरिवेटिव और लिमिट्स कवर नहीं होगा। तो अगर आप उसको पढ़वाइएगा और अच्छे से पढ़वाइएगा तो टाइम लेगा वो। फिर अगर यहाँ टाइम शॉर्ट कर गया तो इसको एडिट करके भी नहीं पढ़ा सकते, दिक्कत ये लिमिटेड डेरिवेटिव को। लिमिटेड डेरिवेटिव थोड़ा टाइम ले लेता है, और ऐसे भी कैलकुलस का पार्ट है तो थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, और उसको पढ़ने में टाइम अगर कम भी मिलेगा तो एडजस्ट है, तो उसका सिलेबस बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर सिलेबस। अब इतना जानिए सर्कल 2 दिन में हो जाता है, पैराबोला 1 क्लास में होता है, एलिप्स और हाइपरबोला 2 क्लास में होता है। जोड़ लीजिए कितना क्लास लगा। अगर आप स्कूल स्पेसिफिक पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं तो आपको सर्कल ही पढ़ाने में कम से कम 12 क्लास लगेगा, 10 क्लास।
तो ये फर्क है दोनों में। तो वहां पे जैसे सर्कल वर्कल कॉमेडी पढ़ा देंगे हम, बात समझिए, कम टाइम बचा तो पैराबोला इलिप्स को हम हल्के में पढ़ा के आपका स्कूल वाला काम कर देंगे, बाद में वीडियोस अवेलेबल करा देंगे कि आप वीडियोस देख के बाकी उसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक इजी क्वेश्चन में आते हैं। 3 distinct numbers are selected from 100 natural numbers. The probability that all the three numbers are divisible by 2 and 3, ध्यान देगा, is given by, चलिए क्वेश्चन पढ़ लो पहले आप, एक आसान क्वेश्चन, इसे फिर सिलेक्शन है, नहीं 3 नंबर का, पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, लेकिन उस पिछले बार में कंडीशन एपी का दिया था, और इस बार अगर एपी का देगा तो वैसे बना तो लेंगे आप इसको भी, अब सीख गए हम लोग कैसे बनता है। 3 distinct numbers are selected from 100 natural numbers। तो देखिए नंबर ऑफ सैंपल आपके पास होगा 100 C3। The probability that all the 3 numbers are divisible by 2 and 3। The probability that all the 3 numbers are divisible by 2 and 3। अच्छा नंबर वो चुनना है जो डिविजिबल बाय 2 and 3 हो। देखिए 2 and 3 का मतलब क्या होता है मालूम है, एलसीएम ऑफ 2 and 3 यानी कि 6, वो नंबर जो 6 से डिविजिबल है। तो एक तरीका क्या होता है मालूम है ना, 100 नंबर नेचुरल है ना, शुरू से लेके 100 तक है, तो 100 को आप 6 से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 16 पॉइंट समथिंग कुछ, यानी कि 16 आएगा। मत ऐसे करो, हम जैसे किए ऐसे कर लो, 6 12 18 24 30 और 96, तो काउंटिंग में जब आओगे तो ये आपको 16 मिलेगा। ये कितना मिलेगा? 16। 16 ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम कंसेप्ट लगाए थे इसमें, उसी से डिवाइड कर दिया, 16 पॉइंट कुछ हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 16 हुआ। 16 ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल होगा। तो चलिए इस पे बहुत हमें एक्सप्लेन नहीं किया, इस पे बात इसलिए ज्यादा उठाए नहीं इसको। अब बोले ना कॉम्बिनेशन में बहुत जगह पे भी है पढ़ाने। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग लास्ट टाइम क्या बोले थे, लास्ट टाइम आप लोग ये बोले कि हम लोग को दिक्कत कहाँ पे आया, वो शुरू में जब बाइनोमियल का कंसेप्ट आ गया था। तो आज हम क्या किए, आज वैसे सारे कंसेप्ट को रिमूव कर दिए, नहीं पढ़ाएंगे, कि जिसमें बहुत ज्यादा डेप्थ कंसेप्ट है कॉम्बिनेशंस का या फिर फंक्शन का। ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो फंक्शन से कराया जा सकता था, एरिया पे कराया जा सकता था, लेकिन देखिए प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट मिल चुका है। अब अगर आपसे नहीं बनता है तो वो एक अलग मामला है, ठीक है। आंसर है 4/1155, बिल्कुल सही है। तो देखिए आपका जो होगा, ध्यान से देखिएगा, अब आपको 3 नंबर जो चुनना है, तो इस 16 में से कोई 3 चुनाएगा। 3 distinct numbers are selected from 100 natural numbers, the probability that all the 3 numbers are divisible by 3, जो divisible by 2 and 3, जो सभी नंबर होगा, सभी ऐड और नहीं बोला, सभी नंबर आपका डिविजिबल बाई 2 and 3 होना चाहिए, तो मतलब सभी नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन 16 में से कोई भी 3 नंबर चुना जाएगा, और टोटल कितना हमारे पास 100 C3, तो दिस इज द आंसर, 16 C3 by 100 C3। क्लियर है? छोड़ दे यहीं तक, ठीक है। और क्वेश्चन? चलिए यहीं तक छोड़ते हैं, है ना। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए इस तरह का कुछ तो बोलिएगा, हम दे देंगे, ठीक है। एक आगे असाइनमेंट दे देंगे, आप बना सकते हैं, ठीक है। हल्का हल्का क्वेश्चन देंगे, बहुत टफ नहीं देंगे। अगर डिमांड करिएगा तो मैसेज करिएगा, भेज देंगे, ठीक है। और हम लोग सीख गए, है ना। अब इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी आता है उसमें कुछ नया कंसेप्ट है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सब 12th में पढ़ना है। तो आप देख लिए बहुत सारा नाम लिए। सोचिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोले, उसके बाद आपको बोले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, मतलब काफी कुछ। चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास। ओके, थैंक यू।